नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले की, बिहार में बीजेपी को लगे बड़े झटके की, देखेंगे ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को क्या दी चेतावनी। कोलकाता से दिल्ली से आज सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता हाईकोर्ट से पूरा दोहराया। क्यों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, जानेंगे कैसे बीजेपी का मिशन साउथ हुआ फेल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे एयर इंडिया की एक गलती ने दांव पर लगा दी यात्रियों की जान। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बड़ी चेतावनी, कहा उत्पादन और ट्रांसपोर्ट होंगे महंगे, जनता की जेब पर पड़ेगा असर। ईसीआई की तैयारी हुई तेज, असम, केरल और पुदुचेरी चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन हुआ पूरा, अगले महीने होने हैं इन राज्यों में चुनाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बंगाल में सीएम ममता की जीत का किया दावा, कहा अकेले भी लड़ेंगी तो जीत जाएंगे, यूपी से भी होगी बीजेपी की विदाई। बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तीसरी लिस्ट की जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 9 अप्रैल को होने हैं चुनाव। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था और भाजपा एक ही है, हमारी पार्टी को चुनाव आयोग ने तोड़ा। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब कभी भी परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला बोल दिया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान ने इस जंग में अपनी अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल निकाल दी है। उसने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने पर मिसाइल दागी है, जिसके बाद इस जंग का दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाली है परमाणु जंग? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर नातांज में मौजूद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा है, अमेरिका और इजराइल ने नातांज में स्थित शाहिद अहमदी रोशन संवर्धन संयंत्र पर आपराधिक हमला किया है। यह हमला परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि यानी एनपीटी और अन्य परमाणु सुरक्षा नियमों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है। हालांकि सरकारी मीडिया ने बताया कि इस हमले से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कोई रिसाव यानी लीकेज नहीं हुई और आसपास के निवासियों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये हमले इस जंग को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला हुआ तो ईरान भी उसी स्तर पर जवाब देगा, और अगर इस जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। वैसे भी ईरान ने साफ कर दिया है कि अब उसके हमले केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, अब उसके निशाने पर दुनिया भर में मौजूद अमेरिका और इजराइल के ठिकाने होंगे। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब उसके दुश्मन दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी एक झलक उसके डिएगो गार्सिया पर हालिया हमले में भी दिखाई दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की तरफ से दागी गई दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहीं। गौरतलब है कि इस द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। हिंद महासागर में स्थित द्वीप पर इस हमले ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जबकि ये बात पहले कभी सामने नहीं आई थी। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि उन्होंने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था, अब वो दिखाई भी दे रहा है, और अब तो इस जंग में उसे रूस से खुला समर्थन भी मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस मुश्किल समय में मॉस्को तेहरान का एक वफादार मित्र और विश्वसनीय सहयोगी बना रहेगा। ऐसे में तेहरान की बढ़ती मजबूती से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैकफुट पर आ गए हैं। पहले तो उन्होंने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध में 30 दिनों की छूट दे दी। उसके बाद यह भी कहा कि अब वो मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियानों को कम करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान में उसका टारगेट लगभग पूरा हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। वहीं इजराइल के बयान भी अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। इजराइल ने कहा है कि इस हफ्ते ईरान पर हमले काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी रक्षा में तब तक हमले जारी रखेगा जब तक इसकी जरूरत हो, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है। हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे जब उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया। ये एक स्पष्ट आक्रामकता थी, एक अवैध, गलत और बिना उकसावे वाली आक्रामकता।
हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से आत्मरक्षा है। हम अपनी रक्षा करना जारी रखेंगे। हमारा रुख यही है कि हम युद्ध विराम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम पिछले साल जैसी स्थिति को दोहराना नहीं चाहते। युद्ध को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी हालत दोबारा न पैदा हो। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हर दिन और खतरनाक हो रही ये जंग आखिर कब तक खत्म होगी। मिडिल ईस्ट की जंग हर बीतते दिन के साथ और भयानक होती जा रही है, तो बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी सस्पेंस गहराता जा रहा है। नीतीश के जाते ही बीजेपी अपना सीएम बनाने की फिराक में बैठी हुई है, लेकिन जेडीयू ये संकेत दे रही है कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार और जेडीयू नेता ललन सिंह की बंद दरवाजे के पीछे बैठक हुई है, जिससे सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में अगले सीएम के नाम को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाने की फिराक में बैठी हुई है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये पद संभाल सकते हैं। लेकिन जिस कदर जेडीयू की बैठकें हो रही हैं, उससे ये भी माना जा रहा है कि अगर ऐन वक्त पर नीतीश कुमार बीजेपी को गच्चा दे दे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। और अब एक और ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। करीब 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में मौजूद नहीं रहे। उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे निशांत कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। यही नहीं, ईद की नमाज खत्म होने के तुरंत बाद निशांत कुमार का अगला कदम और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। वो गांधी मैदान से सीधे केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के आवास पहुंच गए, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। अब इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात अचानक और निजी तौर पर हुई, इसे लेकर राजनीतिक जानकारों का दावा है कि निशांत कुमार का इस तरह वरिष्ठ नेताओं से मिलना और सीधे संवाद करना ये संकेत देता है कि उन्हें धीरे धीरे राजनीति के मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब जेडीयू को नए चेहरे की जरूरत महसूस हो रही है। निशांत की बढ़ती सक्रियता पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती है। यहां तक कि निशांत की इस एक्टिवनेस को पॉलिटिकल ट्रेनिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह सीएम नीतीश एक के बाद एक समृद्धि यात्रा कर जेडीयू को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं, उसे देखकर नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार सीएम पद बीजेपी को देने के मूड में है। वहीं इन दोनों घटनाक्रम से यह साफ है कि एक तरफ तो सीएम नीतीश उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर लगातार संकेत दे रहे हैं कि वो सीएम का पद संभाल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू की अपनी रणनीति भी बनाई जा रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि अगर ऐन वक्त पर नीतीश कुमार बीजेपी को झटका दे दे तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बिहार की सियासत में सीएम पद को लेकर चर्चा गरमाई हुई है, तो पश्चिम बंगाल में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि जो भी बंगाल के साथ छेड़खानी करेगा वो सीधे नर्क जाएगा। तो और क्या कुछ कहा सीएम ममता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले महीने 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इससे ठीक पहले चुनाव आयोग कटघरे में है। आयोग की कार्यप्रणाली पर फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आयोग ने 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का ऐलान किया है। इनका काम एसआईआर के मामलों की सुनवाई करना है। इसका सीधा मतलब है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के विवादों को सुलझाना। बड़ा सवाल यह है कि ऐन चुनाव से पहले आखिर ये नौबत क्यों आई। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने यह कदम खुद से नहीं उठाया है, बल्कि चुनाव आयोग ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च के आदेश और हाई कोर्ट की सिफारिश के बाद उठाया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह देरी से लिया गया फैसला है। विपक्ष का आरोप है कि जब चुनाव सिर पर हैं, तब मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने की ये प्रक्रिया क्या वाकई निष्पक्ष होगी। दरअसल इन 19 न्यायाधिकरणों में 18 पूर्व जज बिठाए गए हैं। कोलकाता और उससे सटे उत्तर 24 परगना का जिम्मा खुद कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस टीएस शिवांगम संभालेंगे। आयोग का कहना है कि लोग ऑनलाइन या डीएम और एसडीएम ऑफिस जाकर अपील कर सकते हैं। डेटा को ईसीआई नेट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन आलोचकों और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनाव में सिर्फ 1 महीना बचा है। इतने कम समय में हजारों अपीलों की सुनवाई कैसे होगी? ग्रामीण इलाकों के लोग ऑनलाइन अपील कैसे करेंगे? ये कोर्ट सिर्फ इस काम के लिए बने हैं और काम होते ही खत्म हो जाएंगे। लोगों को डर है कि कहीं जल्दबाजी में सही वोटरों के नाम न कट जाएं। चुनाव आयोग हमेशा अपनी निष्पक्षता के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बंगाल में वोटर लिस्ट का ये हाल उसकी पोल खोल रहा है। चुनाव के बाद ये न्यायाधिकरण तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आयोग की साख पर जो सवालिया निशान लग गया है वो आसानी से नहीं हटेगा।
सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। खास तौर पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग भी दबाव में नजर आ रहा है। उसने अब एसआईआर की सुनवाई के लिए 19 ट्रिब्यूनल बनाए हैं, लेकिन उसके इस फैसले पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। उसकी मुश्किलें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी बढ़ा दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले महीने 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आयोग ने बंगाल में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का ऐलान किया है। इनका काम एसआईआर के मामलों की सुनवाई करना है। सीधे शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के विवादों को अब ये न्यायाधिकरण सुलझाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐन चुनाव से पहले ये नौबत क्यों आई। गौर करने वाली बात यह है कि आयोग ने ये कदम खुद से नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च के आदेश और हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है। जानकारों का मानना है कि ये फैसला बहुत देरी से लिया गया है। इन 19 न्यायाधिकरणों में 18 पूर्व जजों को नियुक्त किया गया है। कोलकाता और उत्तर 24 परगना की जिम्मेदारी खुद कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवांगम संभालेंगे। विपक्ष का आरोप है कि जब चुनाव सिर पर है तो इतनी जल्दबाजी में निष्पक्षता कैसे कायम रहेगी। आलोचकों के सवाल है कि चुनाव में सिर्फ 1 महीना बचा है, हजारों अपीलों की सुनवाई कैसे होगी, ग्रामीण इलाकों के लोग ऑनलाइन अपील कैसे करेंगे, क्या जल्दबाजी में सही वोटरों के नाम तो नहीं कट जाएंगे। सिर्फ बंगाल ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार डगमगा रही है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के बयानों ने इसे और हवा दे दी है। रावत ने साफ कहा है, आयोग के लिए सिर्फ सही फैसले लेना काफी नहीं है, बल्कि उसका निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच रिश्ते सबसे निचले स्तर पर है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देकर लड़ाई को आर पार का बना दिया है। ओपी रावत के मुताबिक लोकतंत्र में संस्थाओं को विपक्ष की ढाल बनना चाहिए, लेकिन मौजूदा माहौल ने इस भरोसे को हिला दिया है। यूपी में एसआईआर की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ाना और अन्य राज्यों में ऐसा न करना भी शक पैदा कर रहा है। कुल मिलाकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में फंसा नजर आ रहा है। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है तो बीजेपी के लिए रास्ते आसान नजर नहीं आ रहे। दक्षिण राज्यों में लगातार बदल रहे सियासी घटनाक्रम से बीजेपी को झटका लगा है। तमिलनाडु में जहां अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने गठबंधन से इनकार कर दिया है, वहीं एआईएडीएमके के साथ बीजेपी की सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री स्टालिन ने दिल्ली बनाम तमिलनाडु का मुद्दा उछालकर क्षेत्रीय अस्मिता की जंग तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु की सियासी बिसात बिछ चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। खबर थी कि बीजेपी और टीवीके का गठबंधन हो सकता है। बताया जा रहा था कि बीजेपी ने विजय की पार्टी को 80 से ज्यादा सीटों का ऑफर और डिप्टी सीएम का पद देने की बात कही थी, लेकिन अब टीवीके ने गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। टीवीके प्रमुख विजय ने साफ कर दिया कि हमारी पार्टी टीवीके जनता की टीम है, हम किसी की बी टीम नहीं है। हम बिना किसी समझौते के धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ेंगे। विजय का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि विपक्षी वोटों की बिखराव का सीधा फायदा सत्ताधारी डीएमके को मिल सकता है। बीजेपी इस कोशिश में थी कि विजय की पॉपुलर छवि का वो इस्तेमाल करे और ऐसा करके वो अपने लिए खतरा भी टालना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का मेल फिलहाल उलझा हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में विपक्षी नेता के पलानीस्वामी इन दिनों दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। अमित शाह के साथ उनकी मुलाकातों ने गठबंधन की चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि एआईएडीएमके के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सीनियर नेता केटी राजेंद्र बालाजी का कहना है कि अगर कोई हाथ नहीं मिलाता तो हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विजय की एंट्री को भी बेअसर बताया। हालांकि पलानीस्वामी ने दावा किया है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा अपने आखिरी दौर में है और 4 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। इन सबके बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने ईपीएस की दिल्ली यात्रा पर तीखा हमला बोला। स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में कहा, विपक्ष के कामों से पता चलता है कि फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं। क्या वो तमिलनाडु के लिए फंड सुरक्षित करने के लिए हैं? रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए? राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए? नहीं, उनका ध्यान कहीं और है। लोग ये बात साफ समझते हैं। तमिलनाडु के लोग कभी भी दिल्ली या उसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वालों को दबदबा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वो जानते हैं कि राज्य के अधिकारों और विकास के लिए कौन खड़ा है। कुल मिलाकर तमिलनाडु का गणित बीजेपी के पक्ष में बैठता नहीं दिख रहा। विजय का गठबंधन से इनकार और स्टालिन की तरफ से दिल्ली बनाम राज्य का मुद्दा उछालना बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहा है। अगर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन होता भी है तो डीएमके के मजबूत कैडर और क्षेत्रीय अस्मिता के आगे एनडीए की राह कांटों भरी नजर आ रही है। बीजेपी का मिशन साउथ फेल हो गया है तो न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के ऑफिस को सील करने को लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है, जहां प्रशासन इसे सरकारी जमीन के नियमों का उल्लंघन
और अवैध कब्जे पर कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं पत्रकारों ने पुलिस पर बदसलूकी, मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के दिल्ली मुख्यालय को सील कर दिया गया है। 20 मार्च को दिल्ली पुलिस ने 9 रफी मार्ग स्थित इस दफ्तर को पूरी तरह सील कर दिया। लेकिन यह कार्रवाई महज एक दफ्तर खाली कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और चश्मदीदों के दावों ने सनसनी मचा दी। यूएनआई और द स्टेट्समैन का आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया है। यूएनआई ने बताया कि कर्मचारियों को जबरन बाहर निकाला गया, जिनमें से कई को अपना व्यक्तिगत सामान भी ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस की टीमों द्वारा महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मी नशे की हालत में थे और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। 2 वकीलों और दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने कई पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना ने तुरंत ही राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने तंज कसते हुए कहा कि बधाई हो, भारत में नॉर्थ कोरिया पैदा हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इसे मीडिया की आजादी पर सीधा हमला बताया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी का कार्यालय है, उसे पुलिस पर्सनल, सीआरपीएफ पर्सनल भेजकर उसे खाली करवा दिया गया रातों रात। पत्रकार मित्रों से जबरन धक्का मुक्की हुई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जांच की मांग की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लिखा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कल शाम दिल्ली के 9 रफी मार्ग स्थित यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई परिसर में जमीन विवाद से जुड़े अदालती आदेश के बाद पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ की गई हाथापाई और बदसलूकी पर गहरा दुख और क्षोभ व्यक्त करता है। पीसीआई महिला कर्मचारियों सहित पत्रकारों पर की गई इस मनमानी और तानाशाही की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता है। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि इस दुर्व्यवहार के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। इस विवाद का दूसरा पहलू कानूनी है। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मार्च 2026 के आदेश के बाद हुई है। कोर्ट के मुताबिक ये जमीन 1979 में प्रेस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन 40 साल बाद भी निर्माण नहीं हुआ। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 2023 में ही आवंटन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि यूएनआई का नियंत्रण अब द स्टेट्समैन यानी एक निजी कंपनी के पास है। हजारों करोड़ की सरकारी जमीन को निजी हाथों में ट्रांसफर करना नियमों के खिलाफ माना गया। प्रशासन के पास सरकारी जमीन खाली कराने का अधिकार है, लेकिन सवाल पुलिस के तरीके पर उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या एक न्यूज एजेंसी को खाली कराने के लिए बल प्रयोग और बदसलूकी जायज है? जहां एक तरफ सरकारी संपत्ति बचाने की दलील है, वहीं दूसरी तरफ प्रेस की गरिमा पर लगी चोट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एयर इंडिया की बड़ी गलती को। दरअसल वैंकूवर जाने वाली फ्लाइट AI-185 को एक गलती के कारण उड़ान के लगभग 7 घंटे बाद यू टर्न लेकर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों की सांसें हलक में अटकी रही। इस घटना को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सवाल मोदी सरकार पर उठ रही है। तो ऐसी क्या गलती की एयर इंडिया ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की एक गंभीर तकनीकी चूक के कारण दिल्ली से वैंकूवर जा रही फ्लाइट AI-185 को उड़ान भरने के करीब 7 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। दरअसल एयरलाइन ने गलती से यात्रियों को बोइंग 777-300 के बजाय बोइंग 777-200 LR विमान में बिठा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के मुताबिक कनाडा ने एयर इंडिया को केवल 300 मॉडल के संचालन की इजाजत दी है। इसलिए जब विमान चीन के कुनमिंग एयर स्पेस तक पहुंचा, तब इस नियामक गलती का पता चला और कुल 7 घंटे 54 मिनट की उड़ान के बाद विमान को सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतारा गया। इस विमान में करीब 300 यात्री सवार थे, जो अब सेफ हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को जनता की जान से खिलवाड़ बताते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार में जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। जहां एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से कनाडा जा रही थी, लेकिन 9 घंटे की उड़ान भरने के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इसके पीछे की वजह ये है कि 19 मार्च के दिन जिस फ्लाइट को दिल्ली से कनाडा जाना था, उसकी जगह किसी दूसरी फ्लाइट में यात्रियों को बिठाकर भेज दिया गया। एयर इंडिया को करीब 4 घंटे बाद समझ आया कि उससे गलती हो गई है। इसके बाद फ्लाइट को लौटने का आदेश दिया गया। ये कितनी गंभीर चूक है, लेकिन कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। ये भीषण चूक एयर इंडिया के साथ मोदी सरकार की नाकामी उजागर करती है। साफ है कि मोदी सरकार और उनका पूरा तंत्र ध्वस्त है।
इन्हें बस कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को गंभीर गलती करार दिया। जैसे आप जानते हैं कि बीते काफी वक्त से विमान हादसे से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश में जान चली गई। उससे पहले अहमदाबाद विमान हादसा देखने को मिला, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतना ही नहीं, कई बार तो विमान में तकनीकी खराबी के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें भी सामने आई। इन तमाम मामलों को देखते हुए अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।